Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to online classes of Science Based School. I hope you all are fine. Students, आज हमने ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस क्लास 5th का यूनिट नंबर 7 स्टडी करना है. यूनिट नंबर 7 का नेम है मैटर एंड द वाटर साइकिल एंड दिस वन इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ यूनिट 7. सॉल्यूशन. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है. अगर आप दो सब्सटेंसेस को मिक्स कर देते हो तो वो मिक्स करने से बेटे जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन दो चीजों को मिक्स करने से बनेगा. वो दो चीजें कोई भी हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप शुगर को वाटर में मिक्स कर देते हो, ठीक है, तो शुगर इन वाटर भी क्या बनेगा बेटे? वो भी एक सॉल्यूशन है. इसके अलावा सॉल्ट इन वाटर, ये भी क्या है? एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन है. आप अगर शुगर को पानी में मिक्स कर रहे हो या सॉल्ट को पानी में मिक्स कर रहे हो, वो भी क्या बना देंगे? मिक्स होके एक सॉल्यूशन बना देंगे. तो दो चीजें जो कि मिक्स हुई आपस में, वो उन्होंने मिक्स होके सॉल्यूशन बना दिया. क्लियर हो गया? अब बच्चे, इसके अलावा लेमन जूस जो है उसको भी अगर आप वाटर में मिक्स करते हो तो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, तो सॉल्यूशन बेटे क्या हुआ? वो दो चीजों को मिक्स करने से बना. अब हमने ये देखना है कि वो दो चीजें कौन सी हैं, वो टू सब्सटेंसेस कौन से हैं जो मिक्स होके सॉल्यूशन बना देते हैं. तो बेटे जो सॉल्यूशन है वो किन दो चीजों से मिलके बनता है? पहली चीज है सोल्यूट एंड द सेकंड वन इज सॉल्वेंट. ठीक है, सॉल्यूशन जो है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने से बनेगा. क्लियर हो गया? ये दो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो मिक्स होते हैं और क्या मिलके बनाते हैं? सॉल्यूशन. अब हमने देखना है कि सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है. बेटे, ऐसा सब्सटेंस जिसकी मिकदार सॉल्यूशन में कम होती है उसको हम कहते हैं सोल्यूट. ठीक है, सोल्यूट वो सब्सटेंस है जिसकी मिकदार सॉल्यूशन में कम है. अब सॉल्वेंट. सॉल्वेंट बेटे वो सब्सटेंस है जिसकी मिकदार सॉल्यूशन में ज्यादा होती है. सॉल्वेंट की मिकदार सॉल्यूशन में ज्यादा होगी और सोल्यूट की मिकदार सॉल्यूशन में कम होगी. और सोल्यूट और सॉल्वेंट मिक्सअप होके क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन. ठीक है, अब जैसे मैंने आपको शुगर इन वाटर की एग्जांपल दी कि शुगर इन वाटर इज आल्सो अ सॉल्यूशन. तो बेटे शुगर क्या हुई? वो कम मिकदार में होती है ना, तो शुगर हमारे पास क्या हुई? सोल्यूट. और जो वाटर है जो कि ज्यादा मिकदार में है तो वो क्या हुआ? सॉल्वेंट. तो शुगर और वाटर जो कि सोल्यूट और सॉल्वेंट है उन्होंने मिक्स होके क्या बना दिया? सॉल्यूशन. ठीक है, इसी तरह से जो सॉल्ट इन वाटर मैंने आपको एग्जांपल दी थी सॉल्यूशन की, उसमें भी क्या है कि सॉल्ट है वो क्या है? सोल्यूट है, यानी कम मिकदार में है, और जो वाटर है वो सॉल्वेंट है क्योंकि वो ज्यादा मिकदार में. अब सोल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स हुए, यानी कि सॉल्ट और वाटर मिक्स हुए और उन्होंने सॉल्यूशन बना दिया. ठीक हो गया? क्लियर है? सॉल्यूशन का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसके साथ सॉल्यूशन किससे बना है? वो सोल्यूट और सॉल्वेंट से. अब हम देखते हैं कि बुक में कौन सी एग्जांपल है. यू मेक अ सॉल्यूशन व्हेन यू मिक्स कॉफी ग्रेन्यूल्स विद हॉट वाटर. तो बेटे अगर आप कॉफी ग्रेन्यूल्स को भी हॉट वाटर में मिक्स करते हो तो उससे भी आप जो आपको मिलता है वो क्या होता है? वो सॉल्यूशन होता है. मिक्सचर जो होता है वो सॉल्यूशन होता है, यानी कॉफी को हॉट वाटर में मिक्स किया तो वो भी एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन है. जैसे शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, वो भी क्या है? टाइप ऑफ सॉल्यूशन है. या लेमन जूस इन वाटर, दैट इज आल्सो अ सॉल्यूशन. तो इसी तरह से कॉफी ग्रेन्यूल्स को हॉट वाटर में मिक्स करने के बाद भी हमें सॉल्यूशन मिलेगा. तो कॉफी ग्रेन्यूल्स क्या हुए? ये कम मिकदार में होते हैं. ठीक है, तो ये क्या हुए? सोल्यूट. और हॉट वाटर जो कि सॉल्वेंट होगा और वो ज्यादा क्वांटिटी में होगा. क्लियर हो गया? और इन्होंने मिक्सअप होके क्या बनाना है? सॉल्यूशन. If you mix a lot of coffee with the water, it will have a higher concentration of coffee, the solute, in the water, that is called solvent. तो बेटे यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट में जो कॉफी है उसको पानी में मिक्स कर देते हो, इट विल हैव अ हायर कंसंट्रेशन. स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन कहते हैं मिकदार को, यानी अमाउंट को. ठीक है, तो अगर आप अ लॉट ऑफ कॉफी वाटर में मिक्स करते हो तो जाहिर सी बात है कि सॉल्यूशन में जो है वो कॉफी की कंसंट्रेशन यानी कि कॉफी की मिकदार, अमाउंट जो है वो ज्यादा होगी. तो कॉफी क्या था? सोल्यूट था ना, और उसको हमने वाटर में मिक्स किया था, और वाटर क्या था? सॉल्वेंट. तो कॉफी अगर हम अलॉट ऑफ कॉफी को मिक्स कर रहे हैं वाटर में तो क्या होगा कि उसकी जो कंसंट्रेशन है यानी मिकदार है वो हाई होगी, ज्यादा होगी. ठीक हो गया? अब अ सॉल्वेंट विद नॉट मच सोल्यूट इन इट इज सेड टू बी वीक और डाइल्यूट.
तो बेटे ऐसा सॉल्वेंट जिसके अंदर सोल्यूट की जो मिकदार है वो इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको मिकदार यानी अमाउंट का वर्ड हम साइंटिफिक लैंग्वेज में यूज करें तो उसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन यानी जो मिकदार है सोल्यूट की एक ऐसे सॉल्यूशन में कम है, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक हो गया। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की जो मिकदार है यानी कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है, इतनी ज्यादा नहीं है, उसको हमने कहना है वीक और डाइल्यूट, यानी कि वो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर हो गया? डू यू रिमेंबर अ सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ अ सॉल्वेंट और सोल्यूट, ठीक है। तो बेटे जो एक सॉल्यूशन है वो सॉल्वेंट और सोल्यूट से मिलकर बना, ठीक है। ये हमने सबसे पहले देखा कि अ सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ अ सोल्यूट एंड अ सॉल्वेंट। क्लियर हो गया? अब देखने के सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। हमने ये पहले पढ़ लिया कि सोल्यूट जो है वो कम मिकदार में होता है यानी उसकी कम क्वांटिटी होती है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है। द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स इज कॉल्ड द सोल्यूट। तो बेटे सोल्यूट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि डिसॉल्व होता है, किसमें डिसॉल्व होता है, सॉल्वेंट में। क्लियर हो गया? तो सोल्यूट की क्या है, कम मिकदार है, लेस कंसंट्रेशन है और सोल्यूट जो है वो डिसॉल्व होगा सॉल्वेंट में। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं सॉल्वेंट क्या है। द लिक्विड इट डिसॉल्व्स इन इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। तो बेटे सॉल्वेंट ऐसा सब्सटेंस है जो कि अपने अंदर सोल्यूट को डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है। तो सॉल्वेंट ने सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया और सोल्यूट डिसॉल्व हुआ किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। तो डिफरेंस फील हो रहा है सोल्यूट और सॉल्वेंट का। एक दफा दोबारा रिकॉल कर लें कि जो सोल्यूट है बच्चे वो क्या है, वो कम मिकदार में है, उसकी लेस अमाउंट है और उसने सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होना है। जैसे शुगर इन वाटर सोल्यूशन था तो शुगर जो थी वो सोल्यूट है और उसने वाटर में डिसॉल्व होना है, ठीक है। और जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर है, उसकी लार्ज अमाउंट है, वो ज्यादा मिकदार में प्रेजेंट है और उसने सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करना है। और सोल्यूट क्या था, शुगर, अगर हम शुगर इन वाटर सोल्यूशन की बात करें। इसके अलावा भी डेली लाइफ में बच्चे बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस होते हैं जो कि आप उनको एज ए एग्जांपल जो है, उनकी सॉल्यूशन की एग्जांपल जो है उसको आप रख सकते हैं। जैसे शुगर इन वाटर था, सॉल्ट इन वाटर था, इसके अलावा जो आपकी बुक में है वो कॉफी इन वाटर है, ठीक है। चेंजेस ऑफ स्टेट। स्टूडेंट्स अब हमने देखना है कि एक सब्सटेंस है, एक मैटर है हमारे पास, तो उसने किस तरह से डिफरेंट कंडीशंस में अपनी स्टेट चेंज कर लेनी है, ठीक है। जैसे वो सॉलिड है तो वो कैसे लिक्विड और गैस में चेंज होगा, और जो गैस है तो वो कैसे लिक्विड और सॉलिड में चेंज होगी, ठीक है। इसमें हमने चेंजेस ऑफ स्टेट में ये स्टडी करना है। अगर हम किसी भी सब्सटेंस को हीट या कूल कर लेते हैं तो वो बेटे अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाता है। हीटिंग एंड कूलिंग कैन चेंज अ सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। क्लियर? अगर आप ये डायग्राम अब हम स्टडी करेंगे तो इससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब ये सॉलिड है, तो सॉलिड में क्या है, ये आइस क्यूब्स हैं दैट आर सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। अगर हम इन आइस क्यूब को रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, फ्रीजर से निकाल के, या इस आइस को अगर हम कूलिंग स्टेट से निकाल के रूम टेम्परेचर पे रख लेते हैं, तो स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता ये जो आइस है ये मेल्ट होने लग जाती है और मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये क्या हुआ कि सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर जो थी वो लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट हो गई बाय अ प्रोसेस नोन एज मेल्टिंग। क्लियर हुआ? तो सॉलिड स्टेट लिक्विड में चेंज हो गई। अब अगर हम इस लिक्विड को हीट करते हैं तो लिक्विड को हीट करने की वजह से क्या होता है कि लिक्विड के जो वेपर्स हैं, वो वाटर जो है वो वेपर्स की फॉर्म में जो है बेटे वो इवेपोरेट होने लग जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। और स्टूडेंट्स इवेपोरेशन की वजह से ये जो लिक्विड था ये गैस में चेंज हो गया, यानी कि लिक्विड के वेपर्स बने और वाटर वेपर्स जो थे वो असल में क्या है, एक गैसियस स्टेट ऑफ मैटर है। तो लिक्विड स्टेट, अब जैसे सॉलिड स्टेट मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज हुई थी ना, तो लिक्विड स्टेट को जब हमने फर्दर हीट किया तो हीट होने से वो इवेपोरेट हो गया लिक्विड और वो गैसियस स्टेट में चेंज हो गया। इस तरह से एक सब्सटेंस था जो कि सॉलिड था, उसने मैटर की तीनों स्टेट्स जो थी वो फॉलो की और वो तीनों स्टेट्स में चेंज हो गया। लेकिन अब बेटे ऐसी बात आती है कि अगर हम गैस को दोबारा से लिक्विड में चेंज करना चाहें और अगर हम लिक्विड को दोबारा से सॉलिड में चेंज करना चाहें तो हम कौन से प्रोसेस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हमने गैस को दोबारा से लिक्विड में चेंज करना है ना, तो हम उसको कंडेंसेशन के प्रोसेस के जरिए गैस को लिक्विड में चेंज करेंगे। ऐसा होता है कि ये जो गैसियस स्टेट है ये भी असल में क्या है, वाटर वेपर्स हैं, किसके, इसी लिक्विड के।
तो इन वाटर वेपर्स को जब हम कूल करेंगे, क्लियर, जब हम इन वाटर वेपर्स को कूल करेंगे तो ये वेपर्स दोबारा से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और वाटर वेपर्स को कूल करने के प्रोसेस को स्टूडेंट्स हम कहते हैं कंडेंसेशन। और वेपर्स जो हैं या गैसियस स्टेट जो है वो कंडेंस होके दोबारा से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर, कंडेंसेशन समझ लगी? किस तरह से वाटर वेपर्स जो हैं वो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कूल होके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अगर हमने इस लिक्विड को सॉलिड स्टेट में चेंज करना है तब हम क्या करेंगे? अगर इससे लिक्विड को हम फ्रीज कर देते हैं तो लिक्विड स्टेट जो है दोबारा से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेटे मेल्टिंग और फ्रीजिंग जो है वो ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं। मेल्टिंग से सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है और फ्रीजिंग से लिक्विड दोबारा से सॉलिड में चेंज हो जाता है। इसी तरह से इवेपोरेशन और कंडेंसेशन जो है वो भी जो है ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं। लिक्विड को गैस में चेंज करना है तो इवेपोरेट करेंगे हीटिंग के जरिए, ठीक है, और अगर गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो हम कंडेंसेशन करेंगे बाय कूलिंग द वाटर वेपर्स। क्लियर हो गया? अब स्टूडेंट्स ये जो 4 प्रोसेसेस थे ये तो एक दूसरे के ऑपोजिट थे और इसमें हमने देख लिया कि किस तरह से 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं वो चेंज होती हैं। अब अगर हमने सॉलिड को डायरेक्टली गैस में चेंज करना है, सॉलिड को डायरेक्टली गैस में चेंज करना है तो स्टूडेंट्स उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। इसमें क्या होता है कि कोई भी आपके पास सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है। क्लियर, सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाएगा और उस प्रोसेस को हम कहेंगे सब्लिमेशन। मोस्टली ऐसे होता है कि सॉलिड जो है वो पहले लिक्विड स्टेट में जाते हैं और फिर जो है वो गैस स्टेट में जाते हैं, लेकिन कुछ सॉलिड स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल ड्राई आइस, वो जो है वो क्या होते हैं, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज हो जाते हैं। ठीक हो गया? और उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी कि हम हीटिंग या कूलिंग के जरिए किस तरह से एक सब्सटेंस को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग। तो स्टूडेंट्स जैसे हमने प्रीवियस डायग्राम में भी देखा कि हमने जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना था तो हमने क्या किया था, सॉलिड को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जो कि रूम टेम्परेचर भी हो सकता है, उस पे हमने मेल्ट किया था और उस प्रोसेस को हमने कहा था मेल्टिंग। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर। अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड व्हेन इट इज हीटेड। तो स्टूडेंट्स किसी भी सॉलिड को या किसी भी आइस को, आइस आप ले लें सॉलिड की एग्जांपल में, अगर हमने उसको जो है वो मेल्टिंग करनी है उसकी और उसको लिक्विड में चेंज करना है तो हम उसको यहाँ तो हीट करेंगे तो मेल्टिंग का प्रोसेस जरा तेज हो जाएगा, लेकिन सॉलिड जो है या आइस है वो रूम टेम्परेचर पे, उसको हीट किए बगैर भी वो मेल्ट हो जाती है। लेकिन अगर हमने मेल्टिंग के प्रोसेस को रैपिड करना है, तेज करना है, तो उस टाइम पे हम सॉलिड को अगर हीट करते हैं तो वो जल्दी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। क्लियर हो गया? सॉलिड लिक्विड में चेंज की हुआ हीट करने से, और उस प्रोसेस को हमने क्या बोला? मेल्टिंग। फॉर एग्जाम्पल आइस चेंजेस इनटू वाटर व्हेन यू टेक इट आउट ऑफ फ्रीजर। तो अगर आप जो है वो आइस को जो है आप उसको फ्रीजर से निकाल देते हो तो वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी आइस चेंजेस इनटू वाटर। तो क्या हुआ असल में, सॉलिड ने क्या किया, अपनी सराउंडिंग से, मतलब इर्द गिर्द से एनर्जी एब्जॉर्ब की, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई। सॉलिड स्टेट जो थी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई और इस प्रोसेस को हमने बोला मेल्टिंग। क्लियर हो गया? और जब भी मेल्टिंग होनी है स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट यानी जो आइस है वो अपनी एनवायरनमेंट से या अपनी सराउंडिंग से क्या करेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, एनर्जी हम ऐसे भी एब्जॉर्ब एक तो अगर हम रूम टेम्परेचर पे भी उसको रख दें तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके मेल्ट हो सकती है, लेकिन वो जरा स्लो प्रोसेस है। लेकिन अगर हम उसको हीट दे देते हैं तो वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके ना सॉलिड बहुत जल्दी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और मेल्टिंग जो है वो जल्दी हो जाती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लिक्विड टू सॉलिड यानी कि फ्रीजिंग। तो पहले सॉलिड से लिक्विड हमने बोला था मेल्टिंग, अब ये उसका ही ऑपोजिट प्रोसेस है कि अगर हमने लिक्विड को दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो देन वी विल डू फ्रीजिंग। अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ सॉलिड व्हेन इट इज कूल्ड। अब हमने लिक्विड को जब कूल करना है तो उसने दोबारा से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। फॉर एग्जाम्पल वाटर चेंजेस इनटू आइस व्हेन इट इज केप्ट फॉर सम टाइम इन द फ्रीजर। अब हमने क्या करना है, वाटर को उठा के दोबारा से फ्रीजर में रख देना है, तो वाटर की जो स्टेट है, लिक्विड स्टेट जो है स्टूडेंट्स, वो आइस यानी कि सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या होगा यहाँ पे, लिक्विड हम लेंगे उसकी एनर्जी लॉस्ट कराएंगे,
मतलब कि पहले हमने जब मेल्टिंग करवाई थी तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी बिकॉज हमने उसको हीट किया था, एनर्जी प्रोवाइड की थी। लेकिन अब उसकी एनर्जी जो है, इसी लिक्विड की एनर्जी जो हमने प्रोवाइड की थी मेल्टिंग के लिए, वो लॉस्ट हो जाएगी और सॉलिड दोबारा से फ्रीजर में फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो लिक्विड यानी कि वाटर स्टेट को सॉलिड स्टेट में चेंज करने के लिए एनर्जी लॉस्ट होती है और लिक्विड जो है वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। सिंपलेस्ट एग्जांपल है वाटर चेंजेस इनटू आइस। क्लियर? अब स्टूडेंट्स है गैस टू लिक्विड। हमने ये डायग्राम में भी स्टडी किया कि अब गैस को जब हमने लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है तो हम किस प्रोसेस के जरिए करते हैं स्टूडेंट्स? कंडेंसेशन के प्रोसेस के जरिए। कंडेंसेशन में इजी वर्डिंग में मैं बताऊं तो कंडेंसेशन में ये होता है कि गैस को जब हम कूल करते हैं तो वो दोबारा से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर? और इस प्रोसेस को हमने क्या बोलना है? कंडेंसेशन। A gas changes into a liquid if it is cooled. अगर हम गैस को कूल करते हैं तो वो दोबारा से लिक्विड में चेंज हो जाती है। This is called condensation. तो स्टूडेंट्स कंडेंसेशन किसका रिवर्स प्रोसेस है? किसका ऑपोजिट प्रोसेस है? इवेपोरेशन का। ठीक है? इवेपोरेशन में हम क्या करते हैं? लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं हीट करके, और उसी लिक्विड में उसी लिक्विड को जो कि हमने गैस में चेंज किया है, अगर हमने उसी गैस को दोबारा से लिक्विड में चेंज करना है तो हम उस गैस को कूल करेंगे। क्लियर? और जब हम उसे कूल करेंगे तो वो दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम कहेंगे कंडेंसेशन। तो स्टूडेंट्स कंडेंसेशन में भी एनर्जी लॉस्ट होती है। गैस की एनर्जी लॉस्ट। किसी भी चीज को जब हमने कूल करना है ना तो उसकी एनर्जी लॉस्ट होगी, और किसी भी सब्सटेंस को जब हमने हीट करना है तो उसको एनर्जी मिलेगी या वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी गेन करेगा। क्लियर हो गया? जैसे हमने पीछे उसमें पढ़ा कि जैसे ये कंडेंसेशन में भी हम कूल कर रहे हैं ना, और फ्रीजिंग में भी हम कूल करते हैं, तो फ्रीजिंग में भी एनर्जी लॉस्ट हुई थी बिकॉज वी वर कूलिंग द सब्सटेंस, और कंडेंसेशन में भी हम जो है वो गैस को कूल कर रहे हैं इसलिए एनर्जी लॉस्ट हो रही है। तो गैस की एनर्जी लॉस्ट होगी और जब हम उसे कूल करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगी और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। क्लियर? For example, if you put ice cubes into a glass of water and keep this glass at room temperature, you see tiny droplets on the outside surface of the glass. Where have these droplets come from? तो स्टूडेंट्स ये वो बात हो रही है कि अगर आप किसी वाटर के ग्लास ऑफ वाटर में आइस क्यूब डाल के रख देते हो रूम टेम्परेचर पे, तो क्या होता है कि थोड़ी देर बाद ग्लास के बाहर जो है वो टाइनी ड्रॉपलेट्स जो है वो बन जाते हैं बाहर वाली सरफेस पे, जिससे हमें पता चलता है कि पानी ठंडा है। तो असल में वो टाइनी ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए? वो जब हमने आइस डाली ना और हमने वाटर को, उसके जो वाटर वेपर्स बन रहे थे, तो उसको जब हमने आइस की वजह से कूल कर दिया तो वो जो वाटर वेपर्स थे यानी गैसियस स्टेट थी वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई। दैट्स व्हाई वी सी टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटसाइड सरफेस ऑफ द ग्लास। तो बेटे ये कहाँ से आते हैं ड्रॉपलेट्स? ये उधर से ही आते हैं। गैस स्टेट जो होती है, वाटर वेपर्स की जो स्टेट होती है, वो कूल होके कंडेंस होके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, और इसको हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन में स्टूडेंट्स क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो है वो गैस स्टेट ऑफ मैटर में चेंज हो जाता है। जब हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं तो जो लिक्विड है वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और हीट लेके लिक्विड किस में चेंज हो जाता है बेटे? गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में चेंज हो जाता है। तो गैसियस स्टेट मैटर जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? वो वाटर वेपर्स फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। वाटर वेपर्स असल में क्या होते हैं? वो भी टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं लिक्विड के ही, लेकिन वो किसकी अपीयरेंस देते हैं बेटे? गैस की। यानी कि लिक्विड जो है वो चेंज हो गया गैस में, और इस प्रोसेस को हम ओवरऑल क्या कहेंगे? इवेपोरेशन। क्लियर हो गया? अब हम इसको रीड करते हैं। अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ गैस व्हेन इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। तो स्टूडेंट्स अगर जो है एक लिक्विड है और वो पड़ा हुआ है किसी भी जो है इन्वायरमेंट में या किसी जगह पे, लिक्विड जो है वो पड़ा हुआ है, तो वहां पे क्या होगा कि लिक्विड ने अपनी सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करना है, या तो अपनी सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि अगर हम एक पानी को या लिक्विड को गर्म भी करते हैं तो उससे भी क्या होता है कि वो लिक्विड जो है वो वेपर्स में चेंज होने लग जाता है, यानी कि गैस में चेंज होने लग जाता है। तो उस प्रोसेस को भी हम इवेपोरेशन कहते हैं। लिक्विड एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी जो है वो सराउंडिंग से भी एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके अलावा हम अगर लिक्विड को बॉयल करते हैं या हीट करते हैं खुद से भी, तो वो भी जो है वो जब लिक्विड गैस में चेंज होगा तो उस प्रोसेस को भी हम इवेपोरेशन ही कहेंगे। क्लियर हो गया? तो अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ गैस व्हेन इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो ये प्रोसेस बच्चे क्या है? इवेपोरेशन का प्रोसेस है।
जिसमें लिक्विड वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है। जो वाटर अगर लिक्विड है तो वो वाटर वेपर्स में चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो क्या हुआ कि लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो गई गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में। अब हम एग्जांपल देखते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल, एज द सन हीट्स द वाटर इन अ पडल, द वाटर इन द पडल स्लोली डिसअपीयर्स, इट मूव्स इनटू द एयर एज अ गैस कॉल्ड वाटर वेपर। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर पानी जो है वो किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में पड़ा हुआ है तो क्या होगा, अगर सनलाइट है तो सनलाइट से आपको पता है कि हीट मिलती है, तो जो सन की हीट होगी ना वो उस पानी को इवेपोरेट करवाना शुरू कर देगी। क्या होगा कि पानी जो है वो जाहिर है लिक्विड फॉर्म में है और वो किसी पर्टिकुलर एरिया में पड़ा हुआ है, तो क्या होगा कि उस पानी ने हीट एब्जॉर्ब की। कहां से एब्जॉर्ब की स्टूडेंट्स? सन से। सन की हीट को पानी ने एब्जॉर्ब करने के बाद क्या किया, उसको वाटर वेपर्स में चेंज करने लग गए। और वो वाटर वेपर्स असल में क्या थे, वो एक गैस फॉर्म ऑफ थी मैटर की, जो कि क्या है, टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं जो कि अपीयरेंस दे रहे होते हैं गैस की। ठीक है, तो वाटर, लिक्विड वाटर जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स? सन की हीट की वजह से गैस में। और वो कहां पे मूव करने लग जाएगा? इट मूव्स इनटू द एयर। किस फॉर्म में? वाटर वेपर की फॉर्म में। क्लियर हो गया? फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट, जो सन है उसने वाटर को हीट करने, सन की सनलाइट की वजह से जो है वो वाटर हीट अप हो जाएगा। अगर वाटर कहीं पडल में भी है या किसी पोन्ड वाटर है या लेक्स में है, रिवर्स में, कहीं पे भी पानी है, तो उसने क्या करना है बेटे, सनलाइट की वजह से हीट अप होके गैस में चेंज हो जाना है। और वो गैसियस जो स्टेट होगी एयर में वो क्या होगी बेटे? वाटर वेपर्स की फॉर्म में होगी। ठीक हो गया? लिक्विड है, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की। किधर से एब्जॉर्ब की? सनलाइट की जो हीट थी उसको एब्जॉर्ब किया और लिक्विड जो है वो गैस स्टेट में चेंज हो गया। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सब्लिमेशन। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सब्लिमेशन स्टूडेंट्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सॉलिड है, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है, वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाती है, उसकी लिक्विड स्टेट जो है वो नहीं आती। जैसे हमने देखा ना, मोस्टली क्या होता है कि अगर कोई भी एक सॉलिड है तो उसने सबसे पहले, सॉलिड ने मेल्ट होने के बाद जो है वो लिक्विड में चेंज होना है, और फिर उसको अगर हम हीट करते हैं या बॉयल करते हैं तो वो गैस में चेंज हो जाता है। नॉर्मली तो ये प्रोसेस होता है, लेकिन सब्लिमेशन एक स्पेशल केस है जिसमें क्या होता है कि एक सॉलिड है, उसने डायरेक्टली जो है वो गैस में चेंज हो जाना है विदाउट इवन बिकमिंग अ लिक्विड। क्लियर हो गया? When a solid changes into a gas without becoming a liquid first is the process that is called sublimation. तो स्टूडेंट्स क्या हुआ कि सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हुआ विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड फर्स्ट। तो लिक्विड वो नहीं बना, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सब्लिमेशन। क्लियर है? नेक्स्ट है स्टूडेंट्स द वाटर साइकिल। तो स्टूडेंट्स हमें वाटर साइकिल समझने के लिए पहले साइकिल का आइडिया होना चाहिए कि साइकिल क्या होता है। तो साइकिल स्टूडेंट्स एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें इनिशियल स्टेट, मतलब कि स्टार्ट होने की जो स्टेज होती है और जो फाइनल स्टेज होती है वो सेम होती है। मतलब अगर एक स्टेज है किसी भी साइकिल की और उसमें जो है वो सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं, सीरीज ऑफ स्टेजेस चल रही हैं एक सीक्वेंस में, तो जो उसकी फाइनल स्टेज होगी स्टूडेंट्स वो जो स्टार्ट वाली स्टेज थी वैसे ही होती है। मतलब उनकी जो इनिशियल स्टेज, स्टार्टिंग वाली स्टेज और फाइनल पॉइंट जो है वो उसका साइकिल का सेम होता है। और उसमें जो स्टेजेस हैं, डिफरेंट स्टेजेस जो हैं वो एक सीक्वेंस में चलती हैं और वो बार बार रिपीट होती हैं एक ही सीक्वेंस में। इसको हम कहते हैं साइकिल। तो स्टूडेंट्स अगर साइकिल वाटर का होगा तो उसको हम कहेंगे द वाटर साइकिल। क्लियर? अब हम देखते हैं कि ये वाटर साइकिल है क्या असल में। द वाटर साइकिल इज रिवर्सिबल चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टूडेंट्स ये भी क्या है? ये रिवर्सिबल चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर है कि पानी ने जो है वो डिफरेंट जो है वो स्टेजेस के साथ अपनी स्टेट्स जो है वो चेंज करनी है एक सीक्वेंस में। किस प्रोसेस के जरिए? वाटर साइकिल के जरिए। अब ये डायग्राम है, ये एक डायग्राम जो यहाँ पे साथ में बनी हुई है, ये एक्सप्लेन कर रही है कि वाटर साइकिल होता क्या है। अब हम अगर इसको सीक्वेंस में देखेंगे तो तब हमें जो है वो आइडिया हो जाएगा कि वाटर साइकिल किस तरह से जो है वो मूव कर रहा होता है इन्वायरमेंट में। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेज है सनशाइन हीट्स अप द वाटर एंड मेक्स इट इवेपोरेट, वाटर बिकम्स इनविजिबल वाटर वेपर, जिनको हमने वाटर वेपर कहा है। अब क्या हुआ है बेटे, ये हमारे पास वाटर रिसोर्स था जहां पे पानी जो था वो ज्यादा क्वांटिटी में था। ये समझ ले एक पॉन्ड है या कोई तालाब है, लेक है, वहां पे जो है वो पानी ज्यादा क्वांटिटी में है। अब ये सन है तो सनलाइट की वजह से जो हीट होती है वो हीट जो है वो हीट अप कर देगी इस वाटर को, और वाटर की जो लिक्विड स्टेट थी स्टूडेंट्स वो इवेपोरेशन के जरिए गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी।
गैस स्टेट में कन्वर्ट होगी। गैस स्टेट कौन सी होगी वाटर की? वाटर वेपर्स। तो स्टूडेंट्स जो वाटर वेपर्स थे, अब पानी आहिस्ता आहिस्ता इनविजिबल होने लग जाएगा, डिसअपियर होने लग जाएगा और वो वाटर वेपर्स में चेंज हो जाएगा। सारे का सारा पानी डिसअपियर नहीं होगा, कुछ जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में चेंज हो जाएंगे और वो वाटर वेपर्स बना देंगे जो कि मोस्टली इनविजिबल होते हैं। अब ये वाटर वेपर्स क्या करते हैं? सेकेंड स्टेज क्या है? द वाटर वेपर्स राइजेस अप इनटू द एटमॉस्फेयर। तो स्टूडेंट्स एटमॉस्फेयर में यानी हमारे इन्वायरमेंट में ये वाटर वेपर्स जो है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाते हैं। इवेपोरेशन हुई, वाटर वेपर्स जो थे वो एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ राइज अप होना स्टार्ट हो गया। क्लियर हो गया? अब वाटर वेपर्स जब राइज अप हो गए हैं तो तब क्या होना है? थर्ड स्टेज ये है, व्हेन वाटर वेपर रीचेस द कोल्डर अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हमें पता है कि जमीन के साथ साथ ग्राउंड लेवल पे जो है वो टेम्परेचर हाई होता है। जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, तो स्टूडेंट्स टेम्परेचर जो है वो कम होने लग जाता है और कोल्ड जो है वो स्टार्ट हो जाता है, कोल्ड इन्वायरमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो जब कोल्डर लेयर्स पे जाएंगे हम एटमॉस्फेयर पे, ये वाटर वेपर्स जब कोल्डर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पे जाएंगी तो क्या होंगी? ये कंडेंस हो जाएंगी टू फॉर्म ड्रॉपलेट्स। हमने ये पढ़ा कि जब वाटर वेपर्स को हम कूल करते हैं तो वो दोबारा से लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। अब जैसे जैसे ये राइज अप करते जाएंगे तो ऊपर एटमॉस्फेयर में क्या है? कूलर इन्वायरमेंट है, तो कूल टेम्परेचर पे ये वाली जो गैस स्टेट है दोबारा से कंडेंस होके लिक्विड में चेंज हो जाएगी और ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स असल में क्या बनाते हैं? क्लाउड्स बनाते हैं। इट कंडेंसेस टू फॉर्म ड्रॉपलेट्स। हमें पता चल गया कि वाटर वेपर्स जो थे वो गैस स्टेट में थे, कूल टेम्परेचर देख के उन्होंने क्या किया? अपने आप को दोबारा से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर लिया इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स एंड दीज ग्रुप टुगेदर आर फॉर्म क्लाउड्स। तो बेटे वो जो है ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये ग्रुप टुगेदर मतलब कि इकट्ठे हो जाते हैं और ये क्लाउड्स बनाते हैं। तो क्लाउड्स असल में क्या है? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ वाटर ही हैं, जो कि वाटर वेपर्स कंडेंस होके उन्होंने दोबारा से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गए एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर की अपर कूलर लेयर्स में जाके। क्लियर हो गया? थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं कि जब क्लाउड्स बन गए तो अब क्या होना है। फोर्थ स्टेज में क्या होता है? एज द क्लाउड्स मूव अलोंग द एयर करंट्स। अब क्या होता है? हवा चल रही होती है। एयर करंट्स कहते हैं जब हवा जो है वो तेजी से चलती है तो क्लाउड्स जो है वो मूव करते हैं। द ड्रॉपलेट्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स। तो जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं स्टूडेंट्स, वाटर वेपर्स जो कि लिक्विड में कंडेंस हुए थे और उनके टाइनी ड्रॉपलेट्स से वो आपस में ज्वाइन कर देते हैं और वो बिगर ड्रॉप्स बना देते हैं। और जब वो बिगर ड्रॉप्स बना के हैवी इनफ होंगे, व्हेन दे आर हैवी इनफ दे फॉल एज रेन। जब स्टूडेंट्स वो बिगर ड्रॉप्स हो जाते हैं और टेम्परेचर मजीद कूल होता है और एयर करंट्स के जरिए जो है वो क्लाउड्स मूव करते जाते हैं, तो एक ऐसा टाइम आता है कि यही वाटर ड्रॉपलेट्स जो कि हैवी इनफ होते हैं और वो जमीन की तरफ जो है वो एज अ रेन, इन द फॉर्म ऑफ रेन जो है वो गिरने लग जाते हैं। दे फॉल एज रेन। क्लियर हो गया? अब बारिश हो गई है, अब दोबारा से एटमॉस्फेयर से पानी जो है वो दोबारा से जमीन की तरफ आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेन। अब जब रेन होगी तो यही पानी जो है वो दोबारा से लैंड से होता हुआ लेक या जिस पॉन्ड से वो इवेपोरेट हुआ था उधर ही वापस आ जाएगा। क्लियर हो गया? फिफ्थ स्टेट क्या हुई कि रेन वाटर कलेक्ट्स इन स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। बेटे स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, जहां जहां से वो पानी जो है वो वेपर बन के ऊपर की तरफ उठा था अब वो दोबारा से वहीं पे आ गया। इट फ्लोज डाउन टुवर्ड्स द सी, द वाटर साइकिल्स बिगिन अगेन। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि वो दोबारा से फ्लो डाउन करता है जिस एरिया से उसने जो था वो अपना फर्स्ट स्टेप स्टार्ट किया था और वाटर साइकिल दोबारा से स्टार्ट होने लग जाता है। अब वाटर साइकिल दोबारा स्टार्ट कैसे होगा कि यहाँ से पानी दोबारा पॉन्ड में आ गया, यहाँ से वाटर वेपर्स बनेंगे, वो राइज अप करेंगे, राइज अप होने के बाद कंडेंस होंगे और वो टाइनी ड्रॉपलेट्स बना देंगे इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। ये क्लाउड्स जैसे जैसे एयर करंट से मूव करेंगे तो हैवी ड्रॉपलेट्स बना देंगे एंड दीज हैवी ड्रॉपलेट्स फॉल इन द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो ये रेन दोबारा से फिर दोबारा किधर आ जाएगी? उसी वाटर स्ट्रीम में आ जाएगी जहां से वाटर वेपर बन के ये निकले थे। क्लियर हो गया? और इस तरह से इनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो है वो एक सेम है और ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं यानी कि ये जो स्टेजेस हैं जो हमने सीक्वेंस में पढ़ी हैं ये बार बार ऐसे ही चलती रहती हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रोसेस को ओवरऑल हम कहते हैं वाटर साइकिल, कि वाटर किस तरह से ये जो स्ट्रीम्स हैं यहाँ पे भी मूव करता है और एटमॉस्फेयर की अपर लेयर्स में भी मूव करता है और वो एक जो है वो साइकिल के फॉर्म में डिफरेंट स्टेजेस की फॉर्म में जो है वो मूव करता है इन अ सीक्वेंस। क्लियर हो गया? द वाटर ऑन द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली मूविंग
इट इज रिसाइकल्ड ओवर एंड ओवर अगेन इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो स्टूडेंट्स ये हमने देखा कि किस तरह पानी जो है वो रिसाइकल होता है बार बार एक ही जो है वो साइकिल में डिफरेंट स्टेजेस के जरिए। ड्यू, फॉग, मिस्ट, फ्रॉस्ट, हेल और स्नो। तो स्टूडेंट्स ये जो सारी जो है वो कंडीशंस हैं ये क्या है, ये वाटर की ही जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स हैं। वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्यू ड्रॉप्स, ठीक है, फॉग जिसको हम धुंध कह रहे होते हैं, मिस्ट भी अ काइंड ऑफ टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं और फ्रॉस्ट भी ऐसी होती है, हेल और स्नो। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, वाटर की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। जो वाटर जो है वो टेम्परेचर के साथ साथ ये डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो चेंज करता जाता है। इट चेंजेस फ्रॉम रेन टू वाटर वेपर टू क्लाउड्स टू रेन अगेन। तो स्टूडेंट्स यही जो हमने जो 5 पॉइंट्स पढ़े हैं ये वही बात हो रही है कि पहले रेन से वाटर वेपर, रेन जो होंगे वो रेन ड्रॉप्स जो होगी वो दोबारा से इन स्ट्रीम्स में जाएगी, स्ट्रीम से वाटर वेपर्स कन्वर्ट होंगे, वाटर वेपर्स जो है वो जब राइज अप करेंगे तो वो क्या बना देंगे, क्लाउड्स बना देंगे, और ये क्लाउड्स जब दोबारा से इसके क्लाउड्स के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो ज्वाइन करेंगे और वो हैवी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होंगे तो दे फॉल डाउन एज रेन अगेन। तो ये साइकिल जो है वो चलता जाता है। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टूडेंट्स अब हमने देखना है कि मैटर की जो स्टेट्स हैं उनमें रिवर्सिबल चेंजेस क्या होती हैं और इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होती हैं। रिवर्सिबल चेंज स्टूडेंट्स इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि एक स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हुई है किसी प्रोसेस के जरिए, तो दूसरी स्टेट दोबारा से पहली स्टेट में कन्वर्ट हो जाए उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल स्टेज। तो रिवर्सिबल चेंज जो होता है उसमें जो दोनों स्टेट्स होती हैं वो एक दूसरी स्टेज में जो है बार बार कन्वर्ट हो जाती हैं, क्लियर। लेकिन इरिवर्सिबल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं मैटर की स्टेट में कि अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई भी सब्सटेंस है वो चेंज हुआ है तो वो दूसरी स्टेट दोबारा से पहली स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो सकती, क्लियर हो गया। वो बार बार एक दूसरी स्टेट्स में जो है वो कन्वर्ट नहीं हो सकते, उन चेंजेस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस, क्लियर। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस ये होते हैं। अब हम इनको रीड करते हैं। सबसे पहले है रिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल चेंजेस डू नॉट प्रोड्यूस एनी न्यू सब्सटेंसेस एज दे आर नॉट परमानेंट चेंजेस। तो स्टूडेंट जैसे वही बात हो गई कि एक जो है वो एक सब्सटेंस जो है वो दूसरे सब्सटेंस में अगर चेंज हो भी रहा है उसकी मतलब दूसरी स्टेट चेंज हो भी रही है तो वो दूसरी स्टेट दोबारा से पहले स्टेट में चेंज हो जाएगी, वो टेम्परेरी चेंज है, वो परमानेंट चेंज नहीं है। हीटिंग वाटर चेंजेस इट्स लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस, ठीक है, अगर हम वाटर को हीट करते हैं तो लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है। इट चेंजेस इनटू द वाटर वेपर और स्टीम, तो यहाँ तो वो पानी का स्टीम बन जाता है और पानी इसी लिक्विड की स्टीम को हमने दूसरा नाम दिया हुआ है वाटर वेपर्स का। तो लिक्विड स्टेट गैस में इन द फॉर्म ऑफ स्टीम चेंज हो गई। अगर हम दोबारा से इसी गैस को यानी इसी स्टीम या वाटर वेपर को कूल करते हैं तो वो दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। If you cool the water vapor, it turns back to liquid water. अगर हम वाटर वेपर को कूल करते हैं तो वो दोबारा से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल चेंज। पहले हमने लिक्विड को गैस में चेंज किया, फिर हमने उसी गैस को दोबारा से लिक्विड स्टेट में चेंज किया, तो दैट चेंज इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल चेंज। If you freeze water, it changes into solid ice, and when the ice melts, it changes back to water. तो स्टूडेंट्स जैसे हमने ये भी हम एग्जांपल शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जब हम वाटर फ्रीज करते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो जब हम उसी सॉलिड को यानी आइस को हम मेल्ट करते हैं तो वो दोबारा से लिक्विड में चेंज हो जाता है। इट मेल्ट्स एंड चेंजेस बैक टू वाटर। तो इसमें भी क्या हुआ, रिवर्सिबल चेंज हुआ ना, लिक्विड को सॉलिड में चेंज किया और दोबारा सॉलिड जो था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। These are some examples of reversible changes. तो ये स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल थी रिवर्सिबल चेंजेस की। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिकल चेंजेस। तो स्टूडेंट्स रिवर्सिबल चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस भी कहते हैं क्योंकि इसमें फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो चेंज हो रही होती हैं। लिक्विड जो है वो सॉलिड में जा रहा होता है और सॉलिड कन्वर्ट हो रहा होता है दोबारा से लिक्विड में, ठीक है, इसी तरह से गैस में भी। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स इरिवर्सिबल चेंजेस। तो इरिवर्सिबल चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस। इसमें ये होता है कि अगर हम जो है एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो दूसरी स्टेट दोबारा से पहली स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगी, तो जो भी चेंज आएगा सब्सटेंस में वो परमानेंट होगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते दोबारा। These changes produce a completely new material. तो स्टूडेंट्स जब एक सब्सटेंस दूसरी सब्सटेंस में चेंज हो जा रहा है, उसकी स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज हो गई है, तो वो परमानेंट चेंज है, वो दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकता, तो वो एक कंप्लीटली न्यू मटेरियल बना देगा, वो एक नई चीज ही बना देगा, ठीक है।
A simple example of this is cooking food. It leads to an irreversible change. Students, कुकिंग फूड में अगर आप कोई भी जो है वो फूड कुक कर रहे हो तो उसमें अगर आप डिफरेंट रॉ मटेरियल्स यूज करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप वेजिटेबल्स ही कुक कर रहे हो तो व्हेन यू मिक्स द वेजिटेबल्स एंड कुक देम, तो उसके बाद आप दोबारा से वो वेजिटेबल्स को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो जो है वो एक न्यू मटेरियल ही बना देती है, दैट इज अ परमानेंट चेंज और इरिवर्सिबल चेंज। इसी तरह से अगर आप एक एग को बॉयल करते हो या आप उसको फ्राई कर लेते हो तो आप उसको दोबारा से जो है वो रॉ एग में चेंज नहीं कर सकते जैसे वो पहले था। यू कैन नॉट टर्न अ बॉइल्ड और फ्राइड एग बैक इनटू अ रॉ एग। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड केमिकल चेंजेस। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है कि केमिकल चेंज आ रहा होता है और पहली जो स्टेज है वो दूसरी स्टेज में कन्वर्ट होने के बाद दोबारा से दूसरी स्टेज फर्स्ट स्टेज में कन्वर्ट नहीं हो रही होती, ठीक है। फ्राइड एग्स है, हाउ इज दिस चेंज इरिवर्सिबल? तो ये स्टूडेंट्स कैसे इरिवर्सिबल चेंज है? परमानेंट चेंज फ्राइंग द एग्स कैसे एक परमानेंट चेंज है? तो इसकी वजह यही है कि जब एक बार हम एग को फ्राई कर लेते हैं या बॉयल कर लेते हैं तो हम उसको दोबारा जो है वो रॉ एग में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह से जो रस्टिंग होती है, जंग लग जाना होता है आयरन के ऊपर, ऑक्सीजन एंड वाटर रिएक्ट विद आयरन। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर एक आयरन चेन है और उसके साथ जो है वो एयर और वाटर जो है वो रिएक्ट कर रही है, तो क्या करती है एयर और वाटर रिएक्ट करके उस आयरन चेन के ऊपर जो है सरफेस लेयर जो होती है उसको ब्रेक डाउन कर देती है और उसके ऊपर रस्टिंग कॉज कर देती है, यानी कि आयरन चेन पे जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है। और ये भी एक इरिवर्सिबल चेंज है। एक बार जो है वो रस्ट अगर लग गया किसी आयरन चेन पे तो वो दोबारा से जो है वो ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, ठीक है। ऑक्सीजन एंड वाटर रिएक्ट विद द आयरन ब्रेकिंग डाउन द सरफेस ऑफ दिस मेटल चेन, ठीक है। तो मेटल चेन की जो सरफेस होगी उसको ब्रेक डाउन कर देंगे एंड दैट विल बी कंसीडर्ड एज रस्टिंग। देन स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि अगर हम वुड को बर्न करते हैं और वो ऐश में चेंज हो जाती है, यानी राख में चेंज हो जाती है, तो हम उस ऐश को दोबारा से वुड में चेंज नहीं कर सकते। हालांकि ऐश उसी वुड से बनी है लेकिन हम उस ऐश को दोबारा से वुड में चेंज नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज परमानेंट चेंज और इरिवर्सिबल चेंज। बर्निंग वुड चेंजेस इट इनटू ऐश, क्लियर, एंड दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज एज वेल। रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स, आंसर दीज क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल चेंज? गिव 3 एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन योर एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि फिजिकल चेंज होता क्या है, आपको फिजिकल चेंज से क्या समझ आती है। ये हमने पढ़ा कि फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल चेंजेस एंड दे आर नॉट परमानेंट चेंजेस, ठीक है। और हमने जो है वो अपनी एनवायरनमेंट से 3 फिजिकल चेंजेस की एग्जांपल देनी है। आंसर है इसका, एनी चेंज ऑफ मैटर हु हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल आइस, जूस, बटर एंड बलून। तो स्टूडेंट्स ये जो है आइस जो है वो भी फिजिकल चेंज की एग्जांपल है। आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड जो है वाटर दोबारा से आइस में चेंज हो जाता है। इसी तरह से अगर हम जूस को भी कर दें फ्रीज, बटर को क्या करते हैं, बटर अगर हम उसको रखते हैं कूल करते हैं तो बेटे वो जो है वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है, लेकिन अगर उसी बटर को हम हीट करेंगे तो वो दोबारा से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। एंड सेम इज बैलून। बैलून को अगर हम जो है वो उसको उसके अंदर एयर ब्लो करें तो वो जो है वो ब्लो हो जाता है, यानी कि स्वेलअप हो जाता है। और अगर हम दोबारा से एयर जो है वो उसमें से निकाल दें तो वो जो है वो श्रिंक हो जाता है और वो स्मॉलर स्टेट में आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल्स हैं फिजिकल चेंजेस की एग्जाम्पल हैं और ये क्या है, रिवर्सिबल चेंजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ डायग्राम्स टू शो द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ सॉलिड, अ लिक्विड एंड अ गैस। तो स्टूडेंट्स हमने जो है एक डायग्राम ड्रॉ करनी है जिसमें एक सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट जो है वो डिफरेंट प्रोसेस के जरिए एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रही है। तो जो हमने स्टूडेंट्स पेज नंबर 62, आपकी बुक की पेज नंबर 62 पे हमने डायग्राम स्टडी की, वेरी फर्स्ट पे जो हमने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर हमने ये डायग्राम पढ़ी थी, तो वो डायग्राम इस क्वेश्चन में जो है वो आप आएंगी और उसका क्या नेम होगा, चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है। बुक पेज नंबर 62 चेंज ऑफ स्टेट में जो डायग्राम थी लास्ट पे पेपर पे बनी हुई थी उधर, तो उसको हमने जो है वो इस क्वेश्चन में एज अ आंसर जो है वो नोट करना है, ठीक है। रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वाटर इज रिसाइकल्ड इन वाटर साइकिल, एक्सप्लेन। तो हमने स्टूडेंट्स जो वाटर साइकिल को बहुत डिटेल से स्टडी किया, तो हमने इस क्वेश्चन में जो है वो एक्सप्लेन करना है कि वाटर जो है वो किस तरह से वाटर साइकिल में रिसाइकल होता है। द वाटर साइकिल इज अ रिवर्सिबल चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। ये हमें पता है कि वाटर साइकिल जो है वो एक रिवर्सिबल चेंज है। द वाटर ऑन अर्थ इज कॉन्स्टेंटली मूविंग
इट इज रिसाइकल्ड ओवर एंड ओवर अगेन इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो स्टूडेंट्स जो वाटर है अर्थ पे वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है और वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है वो चेंज हो रहा है कॉन्स्टेंटली। इट चेंजेस फ्रॉम रेन टू वाटर वेपर, ठीक है, रेन से वो वाटर वेपर में चेंज होगा टू क्लाउड्स, और वाटर वेपर्स जो है वो क्लाउड्स बना देंगे और क्लाउड्स जो है वो दोबारा से रेन फॉर्म करेंगे। क्लियर? रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स, कॉन्सेप्ट चेक, पेज नंबर 64। पेज नंबर 64 पे जो आपका है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैपेंस टू वाटर इफ यू फ्रीज इट और बॉयल इट। तो स्टूडेंट्स व्हाट हैपेंस टू वाटर, अगर हम उसको फ्रीज करें, तो जब हम पानी को फ्रीज करते हैं इट चेंजेस इनटू आइस। तो इसका आंसर ये होगा वाटर चेंजेस इनटू आइस व्हेन इट इज केप्ट फॉर सम टाइम इन द फ्रीजर। अगर हम वाटर को फ्रीजर में रखते हैं कुछ टाइम के लिए तो वो आइस में चेंज हो जाता है। इसी तरह अगर हम वाटर को बॉयल करें, वाटर चेंजेस इनटू गैस और वाटर वेपर्स व्हेन हीटेड और बॉयल इट। तो जब भी पानी जो है उसको हम हीट करेंगे या बॉयल करेंगे तो स्टूडेंट्स वो जो उसकी लिक्विड स्टेट है वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम वाटर वेपर्स भी कहते हैं। इसके अलावा इसको स्टीम भी कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट हैपेंस टू आइस इफ यू हीट इट जेंटली। अगर हम आइस को हीट करते हैं जेंटली तो वो उसको क्या होगा, तो स्टूडेंट्स आइस जो है वो दोबारा से लिक्विड में चेंज हो जाएगी। आंसर है आइस चेंजेस इनटू लिक्विड, और अगर हम उसको हीट करते जा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली तो लिक्विड जो है एंड लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, दैट इज कॉल्ड वेपर्स व्हेन इट इज हीटेड। ठीक है, तो अगर हम एक लिक्विड को आइस को हीट कर रहे हैं तो आइस पहले लिक्विड में चेंज होगी और वही लिक्विड जो है दोबारा से गैस में चेंज हो जाएगा, और गैस क्या है असल में, वाटर वेपर्स हैं। क्लियर हो गया? रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट आंसर। 1 पे है स्टूडेंट्स, butter going soft on a hot day is the example of A melting, B freezing, C boiling and D evaporation। तो स्टूडेंट्स जब भी एक हॉट डे होता है या गर्मी होती है उस टाइम पे बटर जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। बटर सॉफ्ट हो जाएगा तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग, और अगर हम बटर को इसको मजीद मेल्ट करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट है Which of these is not an example of matter। तो स्टूडेंट्स हमने देखना है कि मैटर की एग्जाम्पल कौन सी नहीं है। हमें पता है कि मैटर हर उस चीज को कहते हैं जो एक डेफिनेट जिसका जो है वॉल्यूम होगा और मैस होगा। A कप ऑफ टी, B पीस ऑफ पेपर, C एयर अराउंड अस एंड D साउंड। तो स्टूडेंट्स कप ऑफ टी, पीस ऑफ पेपर और इवन एयर का भी कोई ना कोई जो है वो डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो जो हमारे पास ऑप्शन जो कि मैटर नहीं है वो क्या है, साउंड। डी ऑप्शन करेक्ट है। पार्ट 3 है विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज। तो स्टूडेंट्स हमने देखना है कि फिजिकल चेंज की एग्जाम्पल कौन सी है। ए टेयरिंग ऑफ पेपर, बी बर्निंग ऑफ पेपर, सी बर्निंग ऑफ वुड एंड डी कुकिंग मीट। तो स्टूडेंट्स बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ वुड और कुकिंग मीट जो है वो असल में क्या है, केमिकल चेंजेस हैं। तो टेयरिंग ऑफ पेपर मतलब टेयरिंग कहते हैं फाड़ देने को, तो टेयरिंग ऑफ पेपर असल में क्या है, फिजिकल चेंज है। फोर्थ पार्ट है केमिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, इररिप्रेसिबल, सी है इररिवर्सिबल और डी इनविजिबल। तो जो केमिकल चेंजेस हैं असल में वो क्या होते हैं, इररिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, इररिवर्सिबल इज द करेक्ट ऑप्शंस, बाकी सब ऑप्शंस जो हैं वो फॉल्स हैं। फिफ्थ पार्ट है क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाय ए हॉट एयर राइजिंग, बी वाटर वेपर कंडेंसिंग, सी बॉइलिंग एंड डी रेन फॉलिंग। तो स्टूडेंट्स हमेशा जब वाटर वेपर्स कंडेंस करेंगे तो वाटर वेपर्स की कंडेंसिंग की वजह से क्या होगा, क्लाउड्स फॉर्मेशन होगी। क्लियर हो गया? तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है एनीथिंग विच हैज मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड डैश। तो स्टूडेंट्स हर वो चीज जो कि जिसका कोई ना कोई प्रॉपर मैस है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम कहते हैं मैटर। तो ब्लैंक में आप मैटर लिखेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट है द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स डैश। तो जितनी मैटर की अमाउंट होगी किसी भी ऑब्जेक्ट में उसको हम कहेंगे मैस। तो सेकेंड ब्लैंक में क्या आएगा स्टूडेंट्स, मैस। थर्ड स्टेटमेंट है सॉलिड हैव अ डैश शेप। तो हमेशा सॉलिड्स की एक डेफिनेट शेप होती है, तो ब्लैंक में क्या आएगा, डेफिनेट। फोर्थ स्टेटमेंट है द थ्री डायमेंशनल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स डैश।
तो बेटे ऐसी 3 डायमेंशनल स्पेस, ऐसी 3D स्पेस जो कि एक ऑब्जेक्ट ने ऑक्यूपाई की हुई है, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम। तो फोर्थ स्टेटमेंट में आपकी ब्लैंक में क्या आएगा? वॉल्यूम। फिफ्थ स्टेटमेंट है लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट डैश बट दे हैव अ डेफिनेट डैश। तो लिक्विड्स के स्टूडेंट्स एक डेफिनेट शेप जो है वो नहीं होती, लेकिन लिक्विड्स का डेफिनेट वॉल्यूम जरूर होता है। ठीक है, तो लिक्विड की फर्स्ट वाली ब्लैंक में क्या आएगा? शेप, और सेकंड ब्लैंक में वॉल्यूम। रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स। स्टेटमेंट नंबर 6 है पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर यूजुअली अरेंज्ड इन अ डैश पैटर्न। तो स्टूडेंट्स जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं वो अरेंज हुए होते हैं एक रेगुलर पैटर्न में। ठीक है, तो ब्लैंक में आएगा रेगुलर। सेवंथ स्टेटमेंट है ऑन एब्जॉर्बिंग हीट अ सॉलिड चेंज इनटू अ गैस। हीट अब्जॉर्ब करके एक सॉलिड जो है वो गैस में चेंज हो जाता है डायरेक्टली। सॉलिड का डायरेक्टली गैस में चेंज होना विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, दिस प्रोसेस इज नोन एज डैश। तो स्टूडेंट्स ये प्रोसेस क्या है? सब्लिमेशन। जब एक सॉलिड को हम हीट करेंगे और वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाएगा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। एट्थ स्टेटमेंट है अपॉन कूलिंग अ गैस चेंजेस इनटू लिक्विड। कूल करने के बाद एक गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। गैस जो है जब वो कूल हम उसको करेंगे तो उसके वेपर्स जो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। नाइन्थ स्टेटमेंट है अ चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज अ डैश। एक स्टेट की चेंज, मैटर की स्टेट्स में जो चेंजेस आते हैं उनको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। एंड टेंथ स्टेटमेंट है आइस इज द डैश स्टेट ऑफ वाटर। तो वाटर की जो सॉलिड स्टेट होती है उसको हम आइस कहते हैं ना, तो आइस क्या हुई? एक सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर हुई। तो ब्लैंक में क्या आएगा? सॉलिड। रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है मैच द डेफिनेशन इन द कॉलम ए विद द करेक्ट टर्म इन द कॉलम बी। तो स्टूडेंट्स कॉलम ए में आपको डिफरेंट डेफिनेशंस दी हुई हैं और कॉलम बी में जो है वो उनकी करेक्ट टर्म्स हैं, लेकिन वो सीक्वेंस में नहीं है। तो आपने क्या करना है? डेफिनेशन को उसकी करेक्ट टर्म के साथ मैच करना है। ठीक है, अभी तक आपने जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ी हैं वो आपको जो है वो याद हो गई होंगी, तो आपने अब उन टर्म्स को जो है वो खुद जो पहचान करके उसके साथ मैच करना है। ए है द 3 डायमेंशनल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम। ये है वॉल्यूम। तो आपने इस स्टेटमेंट को इस टर्म के साथ मैच कर देना। द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैस। ये है मैस। तो सेकंड स्टेटमेंट को आपने इस टर्म के साथ मैच कर दिया। सी स्टेटमेंट है द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स ऐसी मैटर की स्टेट जिसकी डेफिनेट शेप भी होती है और डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है, उसको हम सॉलिड कहते हैं। तो सॉलिड के साथ इसको आप मैच कर दें, ये सॉलिड। ठीक है। डी स्टेटमेंट है द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। तो स्टूडेंट्स ऐसी मैटर की स्टेट जिसका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, उसको हम कहते हैं लिक्विड। तो डी को आप लास्ट वन लिक्विड के साथ मैच कर दें। क्लियर। ई स्टेटमेंट है द स्टेट ऑफ मैटर विच डज नॉट हैव डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स ऐसी मैटर की स्टेट जिसकी ना ही कोई डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है, उसको हम कहते हैं गैस। एंड दिस इज द गैस। ये इसके साथ मैच कर दें। एफ स्टेटमेंट है द चेंज ऑफ स्टेट इन विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। ऐसी स्टेट जिसमें एक सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, उसको हम कहते हैं बेटे मेल्टिंग। तो इस स्टेटमेंट को आप मेल्टिंग के साथ मैच कर दें। जी स्टेटमेंट है द चेंज ऑफ स्टेट इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड। तो लिक्विड ने सॉलिड में चेंज होना है बाय अ प्रोसेस नोन एज फ्रीजिंग। ये फ्रीजिंग। ठीक है, इसके साथ आप इसे मैच करते हैं। एथ स्टेटमेंट है द चेंज ऑफ स्टेट इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस। तो लिक्विड जो है वो एक गैस में चेंज हो रहा है बाय अ प्रोसेस नोन एज इवेपोरेशन। और वो गैस असल में क्या होती है? वाटर वेपर्स होते हैं। तो लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो रहा है बाय अ प्रोसेस नोन एज इवेपोरेशन। अगर लिक्विड वाटर है तो वो वाटर वेपर्स में इवेपोरेट होगा।
क्लियर हो गया? इसके साथ स्टूडेंट्स आपकी सब टर्म्स जो हैं वो उनकी प्रॉपर डेफिनेशंस के साथ मैच हो गई हैं और आपका जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया। आपने इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो अच्छी तरह से लर्न करने हैं और एक्सरसाइज की भी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।